व्यू 360 में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरा भारत, 36 घंटों में मोदी ट्रंप दोस्ती ने हासिल क्या किया। कोयटा की 7 साला बैडमिंटन स्टार सरवत फातिमा से मुलाकात। जब मेरे मैच होती है तो वो लोग इजी लेती है, ये लॉलीपॉप है की तरह छोटा है, तो उसके बाद जब मैं खेलती हूँ तो उसके बाद मैं विन करती हूँ। और सोशल मीडिया के दौर में अपनी जिंदगी पर तवज्जो देना अब सीखना पड़ेगा। अमरीकी सदर भारत के दौरे पर दारुल हुकूमत दिल्ली, कई दहाइयों के बदतरीन तशद्दुद की लपेट में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। एक ऐसे वक्त पर जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी मेहमान सदर की मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। शहर का शुमाल मशरक़ी इलाका मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरों का मरकज़ बना हुआ है। कानून के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान इतवार के रोज़ झड़पों का आगाज़ हुआ, जिनमें एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तशद्दुद में इजाफा हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 150 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। दिल्ली की सूरत हाल और सदर ट्रंप के दौरे में हासिल होने वाली पेशरफ्त के बारे में सबसे पहले हम मालूमात लेंगे हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से, जो दिल्ली में मौजूद है। उसके अलावा आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान तज्जियाकार भी मौजूद हैं, अजित शाही। दोनों से हम इस मौजू पर बात करेंगे। पहले चलते हैं रितुल जोशी की जानिब, जो दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रितुल, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो हालात हैं दिल्ली के, वो इस मकाम पर कैसे पहुँचे और इस वक्त की सूरत हाल क्या है? देखिए सारा, बहुत दिनों से, बल्कि 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त से जो नया सिटीजनशिप कानून बना है भारत में, उसके खिलाफ हमने देखा था मुखालफत उसकी चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे और धीरे धीरे वो जामिया, शाहीन बाग जैसे इलाकों से निकलकर कई और इलाकों तक पहुंच रहा था। ट्रंप के आने से पहले का ये वाकया है कि एक जो जाफराबाद का इलाका था, वहां पर कुछ लोगों ने एक शाहीन बाग जैसा वेन्यू बनाने की कोशिश की, एक उसी तरह की प्रोटेस्ट वहां शुरू करने की कोशिश की मेट्रो स्टेशन के पास। इल्जाम ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के एक फॉर्मर एमएलए हुआ करते थे, जो इस बार इलेक्शंस में हार गए, वो वहां पहुंचे सपोर्टर्स के साथ और उन्होंने इस तरह की बातें कही कि बस ट्रंप को जाने दें और फिर देखें कि ये सड़कें हम कैसे खाली कराते हैं। और उसके बाद से धीरे धीरे वो हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि प्रो सीएए के जो लोग थे और एंटी सीएए वाले जो पूरी एक भीड़ थी, उनके बीच में पहले पत्थरबाजी हुई और एक बार जब हंगामा शुरू हुआ फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। ये बताइए रितुल कि ये जो झड़पें हो रही हैं जिन इलाकों में, उनका मेकअप क्या है मजहबी एतबार से? किसकी अक्सरियत है इन इलाकों में? देखिए, जितने भी, अगर हम दिल्ली के जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि सीएए की मुखालफत करने वाले लोग ज्यादा हैं। हालांकि ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है कि इन प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान ही आपको नजर नहीं आएंगे, आपको हिंदू भी दिखेंगे और तमाम बाकी मजहब के लोग भी यहाँ पर, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में ज्यादातर इन प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है। और अब जब कुछ जो प्रो सीएए के लॉबी अपने आप को बताती है, जब वो वहां पहुंचते हैं तो अक्सर हमने ये झड़पें पहले भी देखी है, लेकिन अब जो हुआ था 23 तारीख को और उसके बाद रात को और 24 को, वो बहुत बुरे हालात। अच्छा, ये बताइएगा जी, ट्रंप की विजिट जो है, सदर ट्रंप इस वक्त इंडिया में है और ज़ाहिर वज़ीर आज़म मोदी की कोशिश यही है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट और स्पेक्टेकुलर किस्म का ट्रिप अमरीकी सदर का ये रहे। सदर ट्रंप की विजिट क्या इससे मुतासिर हुई है? देखिए, वही बात मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इतना एक इम्पोर्टेंट विजिट चल रहा है और उसके बीच से इस तरह की नेगेटिव इमेजेस आ रही हैं, गाड़ियां जलने की, लोगों के मरने की, घायल लोग सड़कों पर पड़े हैं। और एक पूरा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो पूरा इलाका है, उसमें अब 1 महीने के लिए सेक्शन 144 लगा दिया गया है, जो कि एक रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर है। तो जाहिर तौर पर कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि एक इतनी इंपॉर्टेंट विजिट, जिसे वो इतनी तवज्जो दे रहा है, उसके दौरान इस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग वहां से चले या ऐसे किसी तशद्दुद की खबरें आए। राइट, और खास तौर पर कैपिटल से। अच्छा, ये बताइए, अब आज जो पिछले 24 घंटों के दौरान मुलाकातें हुई हैं सदर ट्रंप के वज़ीर आज़म मोदी की, उनमें फिर कुछ अहम इश्यूज पर भी बात हुई है, तो किन मामलों पर बातचीत की गई है और क्या ठोस नतीजे सामने आए हैं?
देखिए, जो पूरी एक आज टॉक हुई भारत और अमेरिका के बीच, जिसमें दोनों ही मौजूद थे, ट्रंप और मोदी, उनका कहना था कि पूरा का पूरा जो गैमेट है बायलैटरल रिलेशनशिप का, उसको उन्होंने कवर किया है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो इन दोनों मुल्कों की कम से कम 10 साल पहले से चल रही है, लेकिन अब उन्होंने उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे पहुंचा दिया है। उसकी कोशिश अब वो करेंगे। अब इसके सही मायने क्या है ये तो देखिए बाद में ही क्लियर होगा, लेकिन ये जरूर है कि वो शायद ये बताना चाहते थे कि वो उस रिलेशनशिप को अब 4 कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। एनर्जी, ट्रेड, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, नार्कोटिक्स, तमाम तरह की चीजें थी जिस पर बातचीत हुई। ट्रेड डील साइन नहीं हुई, लेकिन दोनों ही नेताओं का कहना था कि जो डिस्कशंस है वो बड़े पॉजिटिव स्टेज में बहुत आगे पहुंच चुके हैं और वो बहुत होपफुल है कि बहुत जल्द कोई डील साइन हो जाएगी। जहां तक जो $3 बिलियन की जो डिफेंस डील साइन हुई है, वो हम आपको बता दें, ये दोनों जो चीजें हैं, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, इसकी बातचीत बहुत पहले से चल रही थी। कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी थी ट्रंप के विजिट से पहले, लेकिन हाँ, डील की शक्ल में ये अब फॉर्मलाइज हो गया है इसी विजिट के टाइम। ऑलराइट, रितुल जोशी हमारी साथी दिल्ली से हमारे साथ थी और हमें इस दौरे की अपडेट दे रही थी। थैंक यू वेरी मच रितुल। और अब चलते हैं हमारे आज के मेहमानों की जानिब। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार अजित शाही और इसके अलावा टेलीफोन लाइन के जरिए हमें दिल्ली से ही ज्वाइन किया है द ट्रिब्यून अखबार के डिप्टी एडिटर संदीप दीक्षित ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अजित, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, कुछ अपने इंप्रेशंस मुझे बताइए। क्या आप देखते हैं कि इस जो दौरा हुआ है इसकी हाईलाइट्स आपके नज़दीक क्या हैं? इसके हाइलाइट्स जो हैं वो लो लाइट्स हो गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को वहाँ पे इनवाइट किया था, वो ये थे कि पिछले 2 महीने से, बल्कि यूँ कहा जाए कि पिछले 6 महीने से, जब से 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया था कि कश्मीर के जानिब से फैसला लिया था कि कश्मीर पर उन्होंने उसका आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया था और वहाँ पे और ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए थे। तब से अमेरिका में, US कांग्रेस में भी, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस भी और अमेरिका की मीडिया भी बहुत उनके खिलाफ लिख रहे थे, बोल रहे थे। और जब से ये सिटीजनशिप लॉ लेकर आए थे तब से तो और बढ़ गया था। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल लिखा कि मोदी मेक्स हिज बिगेटरी इवन क्लियरर। इस हेडलाइन से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था। तो मोदी साहब ने सोचा था कि अगर हम ट्रंप साहब को वहां बुलाएंगे तो एक इंप्रेशन जाएगा कि देखो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। लेकिन अब हो गया उल्टा। जैसे आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट ने अभी बताया कि कल से वहां पे जबरदस्त वायलेंस चल रहा है और सब एकदम क्लियर है कि ये वायलेंस कौन कर रहा है। ये वायलेंस मोदी जी की पार्टी जो बीजेपी है और उनका जो मूल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है RSS, उसके लोग सड़क पे उतर के ये दंगा फसाद वहां पर कर रहे हैं। तो जो हाईलाइट है वो आपके नजदीक अब लो लाइट बन गई है। संदीप दीक्षित, आप बताइएगा आपके क्या इंप्रेशंस हैं इस टूर के बारे में? इस टूर पे जैसे कि आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, काम पहले से चल रहा था। तो अब तक पिछले 4 साल से जब से ट्रंप पावर में आए हैं, मोदी सरकार ने उनको $70 बिलियन के ठेके एक्स्ट्रा दिए हैं। इसमें से कम $30 बिलियन ऑयल और गैस की परचेजेस हैं, $15 बिलियन के करीब हथियार हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरफ ये रुख जा रहा है। जहाँ की क्योंकि पैसे की धमक और चमक है, तो कोशिश ये पैसे की धमक का चमक से मानवाधिकार के जो बाकी ह्यूमन राइट्स के जो बाकी मुद्दे हैं उनको दरकिनार किया जाए और उनको शेल्फ किया जाए। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो बैक सीट पर है और इस वक्त जो दोनों के ताल्लुकात में खासतौर पे इन्वेस्टमेंट का इशू है वो फ्रंट एंड सेंटर है। अब कितनी बड़ी आपके नज़दीक संदीप दीक्षित ये एम्बैरसमेंट है मोदी हुकूमत के लिए कि इस वक्त दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में जैसे एक तरफ तो हेडलाइन थी कि अब तक मेरे ख्याल से 9 या 10 हैं एंड ये तो खैर एक हमें दुख शर्म की बात है कि 9 इंसान मर गए। पर साथ ही साथ ये दिल्ली के एक बहुत ही छोटे से कोने में हो रहा है। ये जहाँ ट्रंप वगैरह की विजिट चल रही है उससे काफी दूर हो रहा है और ये नेचुरली ये ट्रेंड जो है ये बहुत गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत गलत है। पर दोनों चीजें ही साथ चल रही हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि दोनों लीडर्स की दोस्ती तो हम देखते हैं, उसका मुजाहिरा देखा ही हमने पिछले 36 आवर्स के दौरान। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की भी बात आती है तो एक रियलिटी ये है कि इंडिया और US के दरमियान ट्रेड टेंशंस हैं और हमने देखा कि टैरिफ्स भी लगाए गए और जो इंडियन वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं H-1B वीज़ा पे आते हैं उनके लिए वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। वर्कर्स की जो तादाद इंडिया से अमेरिका आने की जिसको इजाज़त मिलती है वो भी कम हो गई है। और सदर ट्रंप ने बार बार कभी मुस्कुराते हुए और कभी कह लें कि
संजीदा अंदाज से ये बात की कि मोदी जी बहुत सख्त हैं या इंडिया हमें अच्छा ट्रीट नहीं करता। तो जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की रियलिटी की बात होती है तो मोदी जी और सदर ट्रंप की दोस्ती से बढ़ के भी कुछ इश्यूज हैं, उनके ऊपर कितनी बात हो रही है? लीडर्स की दोस्ती अपनी जगह होती है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो इश्यूज हैं आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पिछले 3 साल से ये देखा है कि इंडिया तो बहुत दूर की दोस्ती है, यूरोप को लेकर उन्होंने जो, और कनाडा को लेकर उन्होंने जो सबसे उनके करीबी दोस्त में से रहे हैं अमेरिका के ट्रेडिशनली, उनको लेकर भी उन्होंने टैरिफ्स की बात की है, उनके साथ बहुत टेंशन चल रहे हैं। यूरोप के साथ हमने नेटो के साथ देखा पिछले 3 साल से ये चल रहा है। ये तो जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया, इनका रुख जो है शुरू से ये रहा है कि टाइट करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार बोला भी है कि हमको लोग, अमेरिका को लोग जो हल्के में लेते हैं और इसलिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। मुझे लगता है ये जो पर्सपेक्टिव है, पर जैसा अभी जो आपको दिल्ली से संदीप दीक्षित ने बताया, इशू ये है कि उनको सबसे ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट को वैलिडेशन चाहिए, उनको अप्रूवल चाहिए, क्योंकि उनके अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि उनको इंटरनेशनल, ख़ासतौर से अमेरिका का वैलिडेशन चाहिए। इसलिए इंडिया कभी भी और मोदी गवर्नमेंट कभी भी उन इश्यूज पर बात नहीं करते जिन इश्यूज पर ट्रंप जो है वो एंटी, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एंटी इंडिया उनकी अप्रोच हो जा रही है, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। जहाँ से वो इंडिया से एग्री नहीं करते, जहाँ पे इख्तलाफात हैं। संदीप, हमारी साथी रतुल जोशी ने कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की फॉर्म दी जा रही है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को। उन्होंने कहा कि अभी क्लियर नहीं है कि क्या होगा। आपके ख्याल में क्या इसकी शक्ल निकलेगी, क्या मतलब है इससे? पहले स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप थी, अब उसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऐड किया गया है, यानी ये इम्प्रेशन देने के लिए कि इंडिया जो है सिर्फ नई एरिया में यूएस के साथ दोस्ती नहीं कर रहा, बल्कि बाहर जाकर यूएस की मदद कर रहा है। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रंप को बड़ा अच्छा लगता होगा, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज में 2 पिलर्स हैं। पहला पिलर ये है कि ट्रेड में जितना ऐंठ सको ऐंठ लो, जो कि जैसा मैंने बताया $70 बिलियन एक्स्ट्रा ऐड चुके हैं ये। और दूसरा है कि डिफेंस में देयर विल बी नो फ्री लंचेस, हर देश अपना अपना एसेट कंट्रीब्यूट करेगा। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको एलिवेट किया है स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप में। अच्छा, अमेरिकी सदर ने आज जब बात की कारोबारी बिरादरी से भारत में, तो उनका ये कहना था कि अगर तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत जाते हैं तो ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और अगर वो नहीं जीतते तो फिर ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बहुत बुरा होगा। आप मुझे बताइए कि सदर ट्रंप की जीत भारत के लिए ज़रूरी है, क्या मानी रखती है अगर होती है तो? भारत तो देखिए पिछले हम 20 साल से देख रहे हैं कि भारत की रिलेशनशिप अमेरिका से बहुत इम्प्रूव हो रही है। और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन आए थे यहाँ पर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे, बराक ओबामा आए थे, बराक ओबामा 2 बार आए, और अब ट्रंप गए हैं। तो अमेरिका का कोई भी सदर होगा हिंदुस्तान से, उसके रिश्ते हमेशा अच्छे ही रहेंगे और होने चाहिए भी। बट सवाल ये उठता है कि क्या जिसको हम शेयर्ड वैल्यूज बार बार कहते हैं, जो सदर भी अमेरिका के बार बार ये कहते हैं, और अमेरिका जो भी जो वजीर आजम हो, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी खुद बार बार कहते हैं कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, फ्रीडम की, जस्टिस की, लिबर्टी की। तो वो शेयर्ड वैल्यूज को, उनको अमेरिका को भी, हिंदुस्तान को आईना दिखाना होगा कि आप शेयर्ड वैल्यूज तो आप नहीं दिखा रहे हैं इस समय, आप उसका निर्वाह उसको नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको निभाइए कम से कम शेयर्ड वैल्यूज को। आप जिस किस्म का हमला कर रहे हैं मुसलमानों पर, आप उनके खिलाफ पूरी यूपी जो उत्तर प्रदेश जो है सूबा है, उसकी जो पुलिस ने 16 लोगों को गोली मार दी थी एक दिन में, अभी 2 महीने पुरानी बात है। वहां पे जो खवातीन है उन पर हमला किया जा रहा है, जो सड़क पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये सब शेयर्ड वैल्यूज का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। ये चीज आज की तारीख में सामने आनी पड़ेगी, ये चीज अमेरिका को बात करनी पड़ेगी। जहां तक रिश्तों की बात है, वो तो मुझे लगता है वो कोई भी प्रेसिडेंट हो, ट्रंप हो या उनके अलावा कोई और बन जाए, रिश्ते तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। और एक क्रिटिसिज्म जो जहां वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया पे भी होता है, जो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें हैं वो भी जो क्रिटिसाइज करती हैं, वो यही है कि ट्रंप इंतजामिया ने भी ह्यूमन राइट्स के इशू को पीछे धकेल दिया है, वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, वो इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को, इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। संदीप दीक्षित हमारे साथ थे दिल्ली से, भारत में द ट्रिब्यून अखबार के डेप्यूटी एडिटर। संदीप दीक्षित, बहुत शुक्रिया हमें वज़रिया फ़ोन लाइन ज्वाइन करने का। और यहाँ पे अजित शाही, सीनियर तज्ज़ियाकार और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला दौरा हुआ है भारत का, इसके बारे में तज्जियाकार क्या कह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से क्या डिटेल सामने आएंगी, ये भी आप जान सकेंगे। इसके लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे या फिर फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अमेरिका और तालिबान के दरमियान तशद्दुद में 1 हफ्ते तक की कमी रखने के मुआहदे पे अब तक तमाम फरीकैन अमल कर रहे हैं और तवक्को यही है कि 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत भी कर देंगे। जहां तक एक तरफ अफगान अवाम की बात है तो वो तो देर पा अमन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि 2019 में भी आम शहरियों की खूनरेज़ी का सिलसिला जारी रहा और हज़ारों जानें ज़ाया हो गईं। तफसीलात नीलोफर मुग़ल से। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मिशन या यूनामा की सन 2019 की रिपोर्ट में अफगान शहरियों की कुल हलाकतों के 49% के लिए तालिबान, दाइश और दीगर जंगजू ग्रुपों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि कहा गया है कि 43% हलाकतें हुकूमत नवाज और अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के हाथों हुई हैं। यूनामा की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ पिछले 10 सालों में अफगानिस्तान में तनाज़ात में हलाक या जख्मी होने वाले शहरियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हलाकतों के एक संगे मील को अबूर कर चुकी है। 2019 की प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस रिपोर्ट में यूनामा ने दोबारा मुसलसल छठे साल मुसल्लह कशीदगी के बायस 10,000 से ज्यादा कैजुअल्टीज को डॉक्यूमेंट किया है। इनमें से 1/3 मर्द, खवातीन, लड़के, लड़कियों की हलाकतें हैं। तालिबान ने यूनामा की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है कि वो ज्यादातर हलाकतों और चोटों के लिए जिम्मेदार हैं। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई में कमी के 7 रोजा मुआहिदे का वक्फा हफ्ते के रोज से शुरू हुआ है। इसका मकसद 29 फरवरी को अमेरिका की जानिब से तालिबान के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत की राह हमवार करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में हम तशद्दुद में कमी की किसी भी कोशिश का खैर मक़दम करते हैं जिससे शहरी हलाकतों में भी कमी आएगी। हम यहाँ अफगानिस्तान में लड़ाई का खात्मा और जानी नुकसान का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। तालिबान, अमरीका और अफगान फोर्सेज में आर्जी सुलह के बारे में काबुल के शहरियों ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहने के लिए उम्मीद का इजहार किया है। जब मैंने सुबह अपनी दुकान खोली तो मैंने खुद से कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है, यहाँ कोई जंग नहीं है, क्योंकि शहर इतना पुरअमन महसूस हो रहा था। मैं हमेशा घर जाते हुए बम धमाकों और हमलों से खौफजदा रहता था, लेकिन गुज़श्ता 3 दिनों से मुझे ये खौफ नहीं है। जब से तशद्दुद में कमी का दौर शुरू हुआ है तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारे मुल्क में अमन आएगा। कतर में 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत होने का मुशाहिदा बैनुल-अक़वामी मुअज़्ज़िज़ीन करेंगे। ये मुआहिदा अफगानिस्तान से तकरीबन 13,000 अमरीकी फौजियों के बतदरीज इनखला और जंग के बारे में अफगानिस्तान में मुस्तकिल जंग बंदी और इक़्तिदार में शिरकत पर इत्तेफाक़ राय के लिए अफगान फरीकैन के माबैन अमन मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। नीलोफर मुग़ल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम से बरी होने वाली पाकिस्तानी शहरी आसिया बीबी ने फ्रांस में पनाह की दरख्वास्त दायर की है। इस खबर की तफसील समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अगर वेबसाइट तक रसाई में आपको मुश्किल पेश आती है तो facebook.com/voa उर्दू के पेज पे आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाली सरवत फातिमा बैडमिंटन की माहिर हैं। आलमी सतह पर चैंपियन बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। बस उनकी उम्र है 7 साल। है ना हैरान कुन। सरवत ने 4 साल की उम्र में ये खेल सीखा और इसमें नाम बनाया। आज उनसे हमें मिलवा रहे हैं मुर्तज़ा ज़हरी। 4 साल की उम्र में जब लोग बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने से कतराते हैं, इस उम्र में क्वेटा की सरवत फातिमा बैडमिंटन के खेल में स्कूल की सतह पर चैंपियन बनी। अपनी उम्र के मुकाबले में कामयाबी के सफ़र में ये नन्ही खिलाड़ी बहुत आगे निकल गई हैं। हाल ही में लाहौर में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के मुकाबलों में सरवत ने पंजाब के फेवरेट सीनियर खिलाड़ी को भी मात दे दी।
जब मेरे मैच होती है तो वो लोग इजी लेती है, ये लॉलीपॉप है की तरह छोटा है, तो उसके बाद जब मैं खेलती हूँ तो उसके बाद मैं विन करती हूँ तो उन लोगों का सरप्राइज होता है। मैंने वालिद से सीखा, पहले बेसिक लेफ्ट और राइट पाँव पीछे करके रैकेट को मारो, फिर ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह, तो उसके बाद मैं मल्टी शटल पर आ गया, तो उसके बाद मैंने शटल लगाने को स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुझे आ गई। सरवत फातिमा के वालिद खुद भी बैडमिंटन के खिलाड़ी और सरवत के कोच हैं। उन्होंने बचपन ही से सरवत को बैडमिंटन खेलने की तरबियत दी। मैंने 4 ईयर से अपना मार्ड बनाया कि सरवत को मैंने रैकेट पकड़ना सिखाया कि कुछ मुश्किल नहीं, इसको मैं चैंपियनशिप में दिखा रहा हूँ, इसके मैचे दिखाता हूँ लोगों को, वर्ल्ड लेवल का ये मैचे है, ये आप इसका मूवी देखो। और सरवत को मैंने शुरू से बोला कि तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम टीवी देखो, मोबाइल देखो, टैबलेट देखो, बस तुम्हारा फोकस मत बैडमिंटन में है और किस्मत स्टडिंग में है। आमतौर पर खिलाड़ियों के लिए खेल और पढ़ाई के लिए बराबर वक्त निकालना मुश्किल होता है, मगर सरवत फातिमा के वालिदैन खेल के साथ साथ इनकी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे हैं। मेरा जो इसके स्टडीज़ के साथ टाइम टेबल होता है, मेरा सेपरेट टाइम टेबल है और वालिद के साथ जो है सेपरेट है। इसके वालिद जो है सिर्फ इनकी मतलब बैडमिंटन को और स्पोर्ट्स को आगे ले जाते हैं और मेरे लिए इनकी स्टडीज़ को आगे ले जाना है। सरवत फातिमा ऐसे बच्चों के वालिदैन के लिए एक मिसाल हैं जो इनकी खेल के मैदान में हौसला अफजाई ज़रूरी नहीं समझते। सरवत मुस्तकबिल में कम उम्री में नेशनल और बैनुल अक़वामी चैंपियन बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। बेस्ट ऑफ लक सरवत। डिजिटल दौर में इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी गुजरना तकरीबन अब नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन हो ये रहा है कि हमारी तवज्जो हर वक्त अपनी स्क्रीन्स पर ही रहती है और सोशल मीडिया पे हम चाहते ना चाहते अपना और दूसरों की ज़िंदगियों का मुवाजना भी करते हैं। ऑनलाइन दुनिया के बजाय अपने अंदर की दुनिया से हमारा मुस्बत कनेक्शन बना रहे, इसके लिए अब बहुत से डिजिटल वेलनेस ग्रुप्स दुनिया भर में ही सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये ग्रुप्स सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने में कैसे मदद दे रहे हैं। बहुत से लोग अपने जागते वक्त का ज्यादातर हिस्सा स्क्रीन्स को देखते हुए सर्फ करते हैं और इससे सेहत के बढ़ते हुए एक शोबे को फरोग मिला जिसका नाम डिजिटल वेलनेस है। हम तवज्जो हासिल करने की दौड़ वाली मईशत के दौर में हैं और ये तस्वुर इस बात पर जोर देता है कि हमारी तवज्जो सबसे कीमती असासा है। नीना हर्षर एक सामाजिक कारकुन और डिजिटल वेलनेस कलेक्टिव की CEO हैं। ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल तलाश करने के लिए वक्फ है। नीना हर्षर के लिए स्क्रीन टाइम के खिलाफ लड़ाई जाती है। बचपन में हकलाहट के मसले के बायस वो आंखों के जरिए राब्ते पर इंहिसार करती थी। मोबाइल फोन्स और टेक्सटिंग के आम होने के बाद मैंने लोगों की ज़हनी मौजूदगी और आंखों से राब्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी। मैंने इसे अपना मिशन बनाया कि हम अपनी मौजूदगी के एहसास को वापस लें। एक तंजीम अमेरिका ऑफलाइन नौमरों के लिए डिवाइस फ्री कैंपिंग का तजर्बा पेश करती है। इसका आगाज नौजवानों की बास्केटबॉल टीम के एक कोच ने स्क्रीन टाइम की वजह से टीम में इत्तेहाद की कमी की वजह से मायूस होकर किया था। दूसरे ग्रुप्स भी मुख्तलिफ तरह के तजर्बात पेश करते हैं, जैसे मराकबा, स्क्रीन पर्सनलाइजेशन और इंटरनेट से अलग होने के मशवरे देते हैं। ऑनलाइन जिंदगी गुजारने से नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनमें से एक नोमोफोबिया है जो फोन के बगैर होने का खौफ है। सर को 45 डिग्री जाविये पर रखने से टेक नेक हो सकता है और ईमेल्स पढ़ते वक्त सांस रोकने की बीमारी को ईमेल एपनिया कहा जाता है। अगर आपकी लज्जत का दारोमदार सतही क्लिक्स और लाइक्स पर है जो मुसलसल तब्दील होते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये काफी है कि कोई डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। जिस रोज मैंने अपने आप को अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त अपने फोन की तरफ देखते और फिर अपने बच्चे को देखते और ये सोचते पाया कि मैं अपने फोन की तरफ क्यों देख रही हूँ, उसी रोज मैंने अपने फोन को बहुत कम इस्तेमाल करने का फैसला किया था। नीना हर्षर का कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन हो जाना गैर हकीकी है। वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल तलाश करने में मदद करने की उम्मीद करती हैं। डीना मिचेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। अपनी डिजिटल जिंदगी और ज़ाती जिंदगी में बैलेंस जरूर क्रिएट कीजिए, लेकिन जब भी आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स की जरूरत हो या आप दिलचस्प आर्टिकल्स और वीडियोस को तलाश कर रहे हो तो फिर आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे।
ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आपको उर्दू VOA के हैंडल के साथ बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर मिलेंगी और हम आपके लिए भी अच्छी तस्वीर भी इसी अकाउंट पे पोस्ट करते हैं। तो अपना कैमरा उठाइए और शेयर कीजिए हमारे साथ अपना टैलेंट। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।